हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट 2022 की, उनके लिए डेली मैं क्लास लेके आती हूँ 3 बजे पेपर 2 कॉमर्स की, राइट। तो जो भी पेपर 2 कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और जो भी क्लासेस लेते हैं उन सभी को पता है मैं किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ाती हूँ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपको क्या होता है माइंड में पूरा फिट हो जाता है जो भी टॉपिक होता है वो, राइट। चलिए अभी अगर बात करें तो जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जो फिलर फॉर्म का क्या बना हुआ है बोलो, जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे सर ने एक वीडियो भी डाला था जिसमें आपको शेड्यूल मेंशन किया गया है कि किस तरीके से आप शेड्यूल बना के अपना क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप सभी को वो देख के ज़रूर फॉलो करना चाहिए, राइट। आगे अगर बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की पूरी प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए। मैं कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कीजिए विद दीज क्लासेस, ओके ना। तो पेपर फर्स्ट की 3 क्लासेस होती है आपकी यहाँ पे, थ्योरी की एंड आफ्टर दैट एमसीक्यू क्वेश्चन की और फिर डीआई और मैथ्स की, राइट। तो तीनों क्लासेस लगाइए डेली, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एग्ज़ाम आते आते पेपर फर्स्ट कब अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ओके ना। और पेपर 2 की डेली मैं लेके आती हूँ। जो कॉमर्स के हैं वो कॉमर्स के लीजिए, बाकी जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहे होंगे, जैसे हिंदी के, हिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के, राइट। चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। साथ ही बता दूँ कि एक बार क्विज को ना 4 अप्रैल तक के लिए होल्ड कर दिया गया है, ओके। तो आफ्टर 4 अप्रैल फिर से आपकी क्विजेज स्टार्ट हो जाएंगी वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कर रखा है, तो अभी 3 या 4 क्विज आपने अटेम्प्ट कर ली हैं, राइट। अभी जो आगे आएंगी ना फिर वापस से आपको अपडेट दे दिया जाएगा। आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट दोज क्विजेस ऑल्सो, राइट। चलिए अब जैसे कि आप सभी को पता है आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। क्या चल रहा है अभी बता दो मुझे जल्दी से। मैम अभी चल रही है हमारी यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस व्यावसायिक वित्त, जिसके मोस्ट चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में करने वाले हैं। फिर पूरा का पूरा यूनिट आपका समअप हो जाएगा सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे, राइट। और ना कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी जो स्क्रीन पे कंटेंट आया, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं तो वो ब्लर दिखाई दे रहा था, ठीक है। वो क्या है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने एक स्लाइड में मेंशन किया हुआ है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा छोटा, मतलब कि जो है फ़ॉन्ट उसको मैंने छोटा करके लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर आपको ऐसा फील हो कि ब्लर है तो आप पिक्चर की जो हाई है ना क्वालिटी वो कर लिया करो। ऊपर साइड में सेटिंग में ऑप्शन आता है, वहाँ से हायर क्वालिटी पिक्चर आप जब आप करोगे और जूम करके जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मैंने अभी ट्राई किया कि बच्चों को ब्लर दिख रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। आफ्टर दैट जब मैंने हायर क्वालिटी करके जब जूम करके देखा तो क्लियरली आप दिख जाएगा। आप भी उसको वैसे क्या कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो और फिर जो मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो, ओके ना। सो ये ट्राई करना जो लास्ट 2 क्लासेस हुई हैं जिनमें न्यूमेरिकल हुए हैं उनमें, ठीक है ना। तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलिए अभी आज बात करते हैं कौन सा, अभी हमारा चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, राइट। जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, यानी ऋण पत्रों की लागत किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किसके माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से। और क्या होती है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हमने देख लिया है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि पूर्वाधिकार अंशों की लागत क्या होती है और क्या फॉर्मूला होता है, राइट। डिबेंचर में हम इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, जबकि जो प्रेफरेंस शेयर है उसमें हम डिविडेंड को करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी दोनों का जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम था, राइट। फिर हमने बात कर ली थी व्हाट अबाउट
अबाउट रिटेन्ड अर्निंग की क्या होता है, प्रतिधारित आय क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहते हैं आप मैम हिंदी में लेके आओ, कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में लेके आओ। देखिए दोनों में ही आपको कंटेंट मिलेगा और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बोथ रहेगी। ठीक है ना, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आप बस फोकस करके क्या करो, समझते हुए चलो क्लासेस को। ओके, जो कॉन्सेप्ट है उसको। ओके ना, चलिए। और अब बचा है हमारी एक और कोस्ट, जो है कोस्ट ऑफ इक्विटी, अंशों की लागत, है ना। इक्विटी मीन्स समता अंशों की लागत, जिसको आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, सभी जुड़ जाइए। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंशों की लागत। अब देखिए, अभी तक की जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, जो लागत कैलकुलेट की, उनमें हमें मेंशन होता है फिक्सली कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की लागत होती है, उसमें ये फिक्स रहता है कि 10% डिविडेंड या फिर आपका 8% डिविडेंड। ऐसी जो डिबेंचर है उसमें 10% इंटरेस्ट, 10% ब्याज या फिर 8% ब्याज। ठीक है, इस तरीके से। बट जो इक्विटी शेयर्स होती है उन पे हमें ये तो पता है कि हमें पे क्या करना होता है, हमें डिविडेंड पे करना होता है, बट ये फिक्स नहीं रहता है कि इतना % ही हमें करना पड़ता है पे। ठीक है, वो क्या होता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे ना, तो अलग अलग माध्यम से कुछ इसके प्रकार है, टाइप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूलाज के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या होती है कॉस्ट किसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल की। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, the cost of equity share capital may be explained as the minimum rate of return a company is required to earn on the part of equity financed to its investment in such a manner that the market value of its stock remains unaffected। कहने का मतलब जो समता अंशों की लागत है वो ऐसी क्या है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है, जो क्या कंपनी को रिक्वायर होती है, करना पड़ता है अर्न, किसके लिए, जो उसने इक्विटी फाइनेंस की है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, उसके लिए। और इस तरीके से ताकि द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक्स, जो शेयर्स है ना उनकी जो बाजार मूल्य है वो क्या रहे, अप्रभावित रहे। क्योंकि अगर शेयर्स का बाजार मूल्य, इक्विटी शेयर्स का बाजार मूल्य क्या रहेगा, मतलब बढ़ेगा, तो उससे एक कंपनी की क्या होगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। राइट, तो हर एक कंपनी यही चाहती है कि उसकी जो स्टॉक है, उसकी जो बाजार मूल्य उसमें क्या हो, वो अप्रभावित हो, वो कम ना हो। राइट, इतना अर्न तो क्या करना पड़ता ही पड़ता है एक कंपनी को। ठीक है, तो वही मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो बोलते हैं किसको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की, बट उससे पहले ये था जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनके लिए, साथ ही हम हिंदी में भी अब बात कर लेते हैं ताकि हर एक बच्चे को कन्फ्यूज़न ना हो, जो भी हिंदी में पढ़ना चाहता है, जो भी इंग्लिश में पढ़ना चाहता है। ओके, तो देखिए हिंदी में अगर बात करें कि समता अंश पूंजी की लागत क्या होती है, तो सी हियर, ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार पूंजी की भांति क्षमता अंश पूंजी में भी कोई निश्चित लागत ब्याज या पूर्वाधिकार लाभांश के रूप में नहीं दी जाती है। वही जो अभी मैंने बोला कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में तो क्या होता है, फिक्स रहता है कि 10% इंटरेस्ट, 10% डिविडेंड, बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समता अंश पूंजी की लागत ऋण की लागत से अधिक होती है, जो KE होती है ना, वो KD से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि समता अंश ऋणों से अधिक जोखिमपूर्ण होते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है, किससे, जो डिबेंचर्स होते हैं उनसे। क्योंकि डिबेंचर्स का तो फिक्स होता है कि अगर आपने इशू किया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, वरना जो डिबेंचर होल्डर्स है वो क्या कर सकते हैं, आप पे केस भी कर सकते हैं कि ये कंपनी तो भाई हमें नहीं दे रही है इंटरेस्ट, है ना। जबकि इक्विटी शेयर्स का ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको तो सबसे लास्ट में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, जब अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से। तो ज़्यादा रिस्कफुल कौन हुआ, ज़्यादा रिस्कफुल हुआ इक्विटी शेयर्स। राइट, तो जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पे कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब जो इक्विटी शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर क्यों परचेज करेंगे, इसीलिए ना, ताकि उन्हें जो मिलने वाली रिटर्न है वो क्या मिलेगी, उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। यही सोच के तो वो शेयर्स को क्या करेंगे,
परचेज करना चाहेंगे, है ना। तो इससे जो कंपनी की कॉस्ट है वो इक्विटी शेयर्स पे जो डिबेंचर की कॉस्ट है ना उससे ज़्यादा आती है। क्लियर है। आगे देखिए, समता अंश पूंजी की दशा में पूंजी की लागत प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होती रहती है। हर साल क्या होती है, चेंज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि समता अंश की दशा में लाभांश का भुगतान करने का कोई पक्का दायित्व नहीं होता है। अभी हमने बात की कि फिक्स नहीं होता है कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा इक्विटी शेयर्स पे। जब प्रॉफिट बचता है सब कुछ कट करा के, तब जाके इक्विटी की बारी आती है डिविडेंड के लिए, राइट। तो उस पर लाभांश की दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है, राइट। ऐसी दशा में पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करने के लिए प्रति अंश अर्जन या प्रति अंश लाभांश को आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ना अलग अलग टाइप से हम पढ़ेंगे किसको, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको। तो ये जो प्रति अंश अर्जन और प्रति अंश लाभांश, ये दो टाइप है। ठीक है, तो समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए कुछ क्या है, विधियां हैं, कुछ क्या है तो टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी, क्या बोलो कि किन किन मेथड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अगर बात करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ज्ञात करने की, कुल मिला के हमारे पास 4 मेथड हैं। पहला हो गया डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, ठीक है। तीसरा हो गया अर्निंग यील्ड मेथड और चौथा हो गया अर्निंग ग्रोथ मेथड। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, डिटेल में विद फॉर्मूला समझेंगे और एग्जाम्पल भी इनके हम करेंगे। तो सभी ध्यान से समझिएगा, थोड़ा फोकसली इसको देखिएगा। जो मैं समझाती हूँ ना, जैसे डेटा मैं बताती हूँ कि इसको जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो उसको आपको फोकसली क्या करना पड़ता है, समझना होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसके माध्यम से अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो खुद से आपको थोड़ा पूरा कंसंट्रेशन आपको लगाना होगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें, ओके ना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जो है आपका डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है, लाभांश प्रतिफल विधि। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में समझते हैं फिर हिंदी में समझेंगे। तो क्या है ये इक्विटी की लागत ज्ञात करने का डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश प्रतिफल विधि, देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिविडेंड प्राइस रेशियो, इसे हम डिविडेंड प्राइस रेशियो के नाम से भी जान सकते हैं। एंड इज़ कैलकुलेटेड, और किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये, बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है उसको, और बाय प्राइस पर शेयर, हर एक शेयर की जो वैल्यू होती है उससे क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाता है, ठीक है, इस मेथड के माध्यम से, ओके। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग, इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिविडेंड पेमेंट, जो भी डिविडेंड पे किया जाता है बाय अ कंपनी इन अ ईयर, एक साल में एक कंपनी के द्वारा, बाय इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन प्रोवाइडेड देयर इज़ नो चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर, जब नंबर ऑफ शेयर में क्या हो, कोई चेंज ना हो तब। ठीक है, तो ये है डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डी डिवाइड बाई एन पी मल्टीप्लाई 100 या फिर डी डिवाइड बाई एम पी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हर साल के अकॉर्डिंग, मतलब अगर एक साल में जो शेयर्स हैं उनकी संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब जो आपका फॉर्मूला है वो रहेगा डी डिवाइड बाई एम पी मल्टीप्लाई 100। और अगर हम वैसे हर एक साल निकालते हैं तो कैसे निकाल लेंगे कि प्रति वर्ष क्या किया जा रहा है, जो डिविडेंड पे किया जा रहा है प्रति अंश पे उसकी वैल्यू, और प्रति अंश की मूल्य क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इस फॉर्मूले में जो के ई है उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वी नो दैट, राइट। डी है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, यानी एक्सपेक्टेड की जो शेयर है इक्विटी शेयर पर शेयर पे कितना डिविडेंड पे किया जाएगा, ओके। एन पी है नेट प्रोसीड पर शेयर, ये हमें पता है, राइट। फिर है एम पी मार्केट प्राइस पर शेयर, ओके।
तो ये टर्म्स हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, डिविडेंड यील्ड मेथड के थ्रू हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ज्ञात करते हैं। चलिए आइए थोड़ा और समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं पहला मेथड किसको ज्ञात करने का, समता अंश की लागत का, जो है लाभांश प्रतिफल विधि। ये विधि क्या कहती है, इस विधि के अनुसार प्रति अंश दिया गया लाभांश ही समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हर एक अंश पे जो लाभांश पे किया जाता है उसी से हम क्या करते हैं, समता अंश की लागत को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी बताया, DPS डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई 100, राइट। तो DPS क्या हो गया, डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर पे करने वाला लाभांश, और MP हो गई मार्केट प्राइस, अंश का बाजार मूल्य। ओके ना, तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड को एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी अच्छे से ध्यान ले लेना, और अगर आपको ब्लर लग रहा है तो पिक्चर की क्वालिटी आप क्या कर लो, हाई कर लो, और उसे जूम करके देखो तो आपको अच्छे से दिख जाएगा और फिर आप समझिएगा। ओके ना, तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट मेथड का एग्जाम्पल। अ कंपनी इश्यूज, एक कंपनी ने निर्गमित किए हैं 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 समता अंश इशू किए हैं, निर्गमित किए हैं, और 100 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, और प्रीमियम भी इशू किए हैं, कितने, 10% प्रीमियम पे। ठीक है, द कंपनी हैज़ बीन पेइंग 20% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी क्या कर रही है, 20% लाभांश वितरित कर रही है अपने अंशधारकों को, एंड ऑल्सो एक्सपेक्टिंग टू कीप सेम परफॉर्मेंस इन फ्यूचर ईयर्स, और वो जो आने वाले ईयर्स है ना उनमें भी वो ऐसा ही करेगी कि 20% आने वाले सालों में क्या करेगी, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करेगी। तो कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, विल इट मेक एनी डिफरेंस इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 160। जो मार्केट प्राइस है उसमें क्या 160 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। ओके, तो अब देखिए दोनों फॉर्मूलाज, एक तो DPS डिवाइड बाई NP मल्टीप्लाई 100 और एक DPS डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई 100, दोनों से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब नॉर्मल हम करते हैं तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, हर साल क्या हो रहा है, सेम डिविडेंड पे किया जाएगा 20%, राइट। तब हम करेंगे DPS डिवाइड बाई NP मल्टीप्लाई 100। ओके, अब हमें पता है डिविडेंड कितना है, बोलो, डिविडेंड है हमारा 20% मैम विनो। ठीक है, तो D हो जाएगा 20। अब अगर बात करें नेट प्रोसीड की, ठीक है, तो अब देखिए 100 रुपये का एक शेयर है। ठीक है, लेकिन किस पे इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पे, कितने, 10% प्रीमियम पे। तो 100 में हम ऐड कर देंगे 10, तो NP कितनी आ जाएगी, 110। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई 100, 20/110 इंटू 100, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आप नोटबुक में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.18%, जो होगी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंशों की लागत। क्लियर है, ये जब हमने कैलकुलेट किया है, जब ये निश्चित है कि आगे आने वाले सालों में क्या किया जाएगा, 20% डिविडेंड पे किया जाएगा, और मार्केट प्राइस है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे, जब ये बोला कि बाजार मूल्य है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, 160 हुआ है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, DPS डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आइए देखिए, DPS डिविडेंड पर शेयर D कितना है, वी नो 20%, राइट। तो हमने ले लिया 20। अब MP हमें पता है कितनी है, 160। ओके, तो हमने बाजार मूल्य MP ले लिया 160, 160 मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आएगी वो आएगी 12.5%। ओके, 12.5%। क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल है कौन सी विधि का, लाभांश प्रतिफल विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड का। आई होप सभी को समझ में आ गया है, और क्वेश्चन जो हमने एग्जाम्पल किया है वो भी समझ में आ गया है। ओके, चलिए
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। इक्विटी को ही कॉस्ट की इक्विटी ज्ञात करने का नेक्स्ट मेथड है, इक्विटी की कॉस्ट ज्ञात करने का नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। अब जो लाभांश प्रतिफल विधि थी उसके साथ ग्रोथ को भी ऐड कर दिया कि अगर डिविडेंड में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको फिर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो विधि यहाँ पे आपके सामने है। ओके ना, तो चलिए देखिए, द बेसिस ऑफ द मेथड इज द प्री अजम्पशन ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, पहले से ऐसी स्थिति को अजम्पशन करना इन विच देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, की जो कंपनी उसमें क्या हो रही है, विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। एंड ऑल्सो द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर्स शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, और जो शेयर्स हैं, अंश है, उसकी जो बाजार मूल्य है उसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अंडर सच सिचुएशन हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या हो रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, जिससे जो शेयर है उसकी भी जो मार्केट वैल्यू है उसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस वुड बी मोर देन सिंपली डिविडेंड्स। ठीक है, तो इसमें जो अंशधारी हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि भाई कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है और जो शेयर्स हैं उनकी भी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, तो इन पे जो डिविडेंड है वो भी तो ज़्यादा मिलना चाहिए, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस जो है शेयर होल्डर्स की वो बढ़ती है। ठीक है, दे मे लाइक टू हैव अ पार्ट ऑफ द एडिशनल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, वो भी हिस्सा बनना चाहते हैं कि जो कंपनी एडिशनल प्रॉफिट कमा रही है उसका। ठीक है, तो इसीलिए साथ में ग्रोथ को इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके ना, इट मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। तो इसमें क्या फार्मूला लग जाएगा आपका कि वैसे तो सेम ही रहेगा, बस इसमें ग्रोथ को और ऐड कर दिया जाएगा। तो डी डिवाइड बाई एन पी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी और डी डिवाइड बाई एम पी मल्टीप्लाई 100 प्लस जी। ओके ना, तो इसमें आपको पता ही है, डी हो गया डिविडेंड पर शेयर, एन पी हो गई नेट प्रोसीड, एम पी हो गई मार्केट प्राइस और जी हो गई ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जो लाभांश की रेट है उसमें जो वृद्धि हो रही है उसको हम जी से डिनोट करेंगे। ओके, आइए और भी अच्छे से समझते हैं इसी मेथड को, जो कि बिल्कुल एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, जो लाभांश प्रतिफल विधि थी ना उसमें क्या कर दिया, लाभांश में वृद्धि को भी ऐड कर दिया। ओके, तो यह विधि इस विचारधारा पर आधारित होती है कि विनियोगकर्ता अपने लाभ की राशि को कंपनी में किसी विकास के दृष्टिकोण से रखता है। ठीक है, जिसे लागत ज्ञात करते समय जोड़ दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की कि एक कंपनी अगर ग्रोथ में हो रही है तो शेयर होल्डर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है उसमें भी भाई वृद्धि होनी चाहिए ना, तो उसी विचारधारा पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो सोच के चलते हैं। ओके, तो इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो अभी हमने देखा, क्या, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई एम पी मल्टीप्लाई 100 मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ। इसमें ऐड किसको कर दिया जाएगा, ग्रोथ को ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आई होप ये आप भी कर पाओगे, राइट। इसमें सिर्फ क्या करना है, ग्रोथ को साथ में ऐड कर लेना है। तो चलिए लेट्स सी एग्जाम्पल। The current market price of an equity share of a company is ₹90। यानी जो करंट में एक कंपनी के जो इक्विटी शेयर है उसका पर शेयर मूल्य कितना है, 90 रुपये एक शेयर का है। ठीक है, द करंट डिविडेंड पर शेयर इज़ 4.50 और जो डिविडेंड है करंट वो कितना है, 4.50 है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, अब इसमें ग्रोथ रेट मेंशन कर दी है कि कितनी हो सकती है एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, जैसे 4.50 है उसमें 7% और क्या हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है पर शेयर डिविडेंड में। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे डी डिवाइड बाई एम पी मल्टीप्लाई 100 प्लस क्या कर देंगे, ग्रोथ रेट को
ऐड कर देंगे। अब वी नो कि डिविडेंड कितना है, बोलो। करंट डिविडेंड है 4.50। करंट मार्केट प्राइस, चालू बाजार मूल्य कितना है, वो है मैम 90, हमें मेंशन्ड है क्वेश्चन में, राइट। अब हमें मल्टीप्लाई 100 प्लस साथ में जी को ऐड करना है, ग्रोथ रेट को, जो भी हमें मेंशन्ड है कितनी, 7%। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तब जब हमने 4.50 को 90 मल्टीप्लाई 100 किया तो आया 5, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 7%, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आ जाएगी 12%। ओके, 12% आ जाएगी समता अंश की लागत। कौन से मेथड से, लाभांश प्रतिफल में ग्रोथ रेट को ऐड करने पे जो मेथड निकलता है उससे। क्लियर है, दो मेथड हो गए, कौन कौन से, डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ओके ना, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, इक्विटी के ही कॉस्ट की, राइट। अभी हमने देखा डिविडेंड यील्ड मेथड और अब है ये अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है, आय प्रतिफल विधि। अब ये क्या कहती है, देखिए, अंडर द अर्निंग यील्ड मेथड में द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी अर्नड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। यानी एक कंपनी को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की आय तो प्राप्त करनी ही करनी होती है, ठीक है। अंडर द अर्निंग यील्ड मेथड क्या होता है, द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मिनिमम रिटर्न की रेट रिक्वायर होती है अर्न करने के लिए ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, जो बाजार मूल्य है एक शेयर का उसके ऊपर, ठीक है। तो इस मेथड के माध्यम से वही होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ओके, कैलकुलेशन ऑफ विच इज कैरीड आउट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले के साथ। उसमें डीपीएस था, इसमें क्या आ जाएगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, कि एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है एक कंपनी को। ओके, तो अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई 100 एंड अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ओके, तो सभी का मीनिंग आपको पता है। के ई हो गई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ईपीएस हो गया अर्निंग पर शेयर, यानी जो प्रॉफिट आता है ना आफ्टर टैक्स, टैक्स को घटाने के बाद में, है ना, वो प्रॉफिट जो एक शेयर पे आएगा ना, एक अर्निंग पर शेयर पे होने वाला अर्निंग कमाई। ओके, आफ्टर टैक्स। एनपी हमें पता है नेट प्रोसीड्स, शुद्ध जो होती है प्राप्ति, और एमपी हो जाएगा बाजार मूल्य किसका, शेयर का। तो दो फॉर्मूलाज हैं किसके, अर्निंग यील्ड मेथड के। ओके, तो और भी अच्छे से जानते हैं, चलिए देखिए, आय प्रतिफल विधि, इसे लाभ मूल्य अनुपात विधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाभ मूल्य अनुपात विधि। इस विधि के अंतर्गत क्षमता अंश पूंजी की लागत को ज्ञात करने के लिए हम लाभांश के स्थान पर क्या करते हैं, प्रति अंश अर्जन को ध्यान में रखते हैं कि एक शेयर पे कितनी हमें कमाई हुई है, अर्निंग हुई है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे निम्नलिखित फॉर्मूले से, जो है आपका EPS डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई 100, वही अर्निंग पर शेयर बट्टे बाजार मूल्य मल्टीप्लाई 100, ठीक है। चलिए आइए अब इसे भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल है, अ कंपनी शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 70 विद 5 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है, एक शेयर कितने का है, 70 रुपये का है, 5 लाख टोटल शेयर्स हैं। ओके, देयर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द कमिंग ईयर इज, उनका जो प्रॉफिट है ना वो एक्सपेक्टेड है कितना, 84 लाख, 84 लैक्स। ओके, तो कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज पर अर्निंग यील्ड मेथड। तो हमें एक्सपेक्टेड अर्निंग बता दी है, कितने शेयर्स हैं ये भी बता दिया है। शेयर्स में अगर हम टोटल एक्सपेक्टिंग अर्निंग को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ना कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट, क्या करेंगे हम कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट EPS, राइट।
ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है कितना 84 लैक्स और कितने शेयर्स पे हुआ है 5 लाख शेयर्स पे, तो ईपीएस आ जाएगा 16.8। ओके, अब एनपी की अगर बात करें तो वी नो कि एक शेयर कितने का है 70 रुपीज़ का है। ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी हो तो हम नेट प्रोसीड के माध्यम से कर लेंगे। ओके ना, तो 70 रुपये का एक शेयर है, तो फॉर्मूला लग जाएगा ईपीएस डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाई एनपी मल्टीप्लाई 100। ओके, ईपीएस हमारी निकल के आ गई 16.8 डिवाइड बाई हम करेंगे एनपी कितनी है 70 मल्टीप्लाई 100। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 24%। क्लियर है, ये हमने ज्ञात किया है कौन से माध्यम से, अर्निंग यील्ड मेथड के माध्यम से, जिसमें लाभांश पे ध्यान नहीं देके किस पे ध्यान दिया जाएगा कि एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है, कितनी अर्निंग हो रही है उसके ऊपर, और फॉर्मूला लग जाएगा ईपीएस डिवाइड बाई एनपी मल्टीप्लाई 100 और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इस एग्जाम्पल का 24%। ओके, तो 3 मेथड हमने पढ़ लिए हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, फिर अर्निंग यील्ड मेथड। अब बोलो अर्निंग में भी क्या हम ऐड कर देंगे, ग्रोथ को ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। चलिए देखते हैं अर्निंग ग्रोथ मेथड। ओके, ये क्या कहता है, अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड। जो केई है वो ज्ञात की जाएगी बाय रिप्लेसिंग नेट प्रोसेस्ड विद मार्केट प्राइस एंड एडिंग ग्रोथ रेट इन अर्निंग। तो जब हम ग्रोथ मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो एनपी की जगह हम किसको लेंगे, एमपी को लेंगे, मार्केट प्राइस को ही हम कंसीडर करके चलेंगे, और साथ में किसको ऐड करेंगे, जो ग्रोथ रेट है उसको भी। ग्रोथ रेट किसकी, अब देखिए डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ था, उसमें तो हम डिविडेंड की ग्रोथ को लेके चलते थे, लाभांश में जो होने वाली वृद्धि है उसकी रेट को, उसकी दर को। लेकिन अब ये क्या है, अर्निंग यील्ड मेथड है, तो इसमें जो हर पर शेयर पे होने वाली जो अर्निंग है उसमें जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रहेगी, ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे, उसकी जो दर रहेगी उसको हम यहाँ पे ऐड करके चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, EPS डिवाइड बाई MP मल्टीप्लाई 100 प्लस G। ठीक है, तो हमें पता है सबका मेन क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे प्राप्त होने वाली अर्निंग, MP हो जाएगा शेयर का बाजार मूल्य, और G हो जाएगी एक शेयर पे प्राप्त होने वाली अर्निंग में जो ग्रोथ होने की दर है उसको हम बोलेंगे G, ग्रोथ रेट इन अर्निंग। ओके ना, ध्यान में रखना इसको। ओके, तो चलिए आया समझ में अर्निंग ग्रोथ मेथड, इसको भी हम कंसिडर करते हैं विद एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल है द करंट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹20। ठीक है, करंट प्राइस है एक समता अंश का, वो है 10 और कोटेड है मार्केट में ₹20। ठीक है, द अर्निंग पर शेयर, और हर शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो कितनी है 3 रुपीज़ की, और जो ग्रोथ रेट इन अर्निंग इज गिवन टू बी 10% पर एनम, यानी हर एक साल में जो अर्निंग है ना शेयर की, जैसे 3 है अभी, तो अगले साल 10% से क्या होगी, उसमें ग्रोथ होगी। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन अर्निंग ग्रोथ मॉडल से हमें जो समता अंश की लागत है उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखिए, EPS कितनी है, करंट EPS है 3, तो हम ले लेंगे 3। ओके, अब यहाँ पे NP तो है 10 और MP है 20। ठीक है, यानी वैसे 10 रुपये में निर्गमित किया गया एक शेयर को, लेकिन अब उसका बाजार मूल्य कितना है 20 रुपये। तो जब भी हम अर्निंग ग्रोथ मेथड करेंगे ना उसमें हम बाजार मूल्य को लेके चलेंगे। ठीक है, तो MP कितनी है 20, तो 3 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100, और जो ग्रोथ रेट दी है पर एनम की वो कितनी है बोलो, वो है 10%, तो हम ले लेंगे प्लस में 10%। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, आप एक बार नोटबुक में कर लेना,
ठीक है। और कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना एग्जाम्पल्स की, वो खुद से ही करनी है। बहुत छोटी छोटी वैसे कैलकुलेशन होती हैं इसमें, ओके ना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर निकल के आएगा 25% के ई इज इक्वल टू 25%। समता अंशों की लागत हो जाएगी 25%। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया है। बोलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीटली हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बोलो। जितनी भी फिनेंशियल कैपिटल होती है, कौन कौन सी, बोलो। इक्विटी हो गई, समता अंश हो गए, पूर्वाधिकार अंश हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, फिर आपके डिबेंचर्स हो गए, ऋण पत्र हो गए, और रिटेन्ड अर्निंग हो गई, प्रतिधारित आय हो गई। इन चारों की लागत को क्या होती है, इनकी लागत हमने डिटेल में समझ लिया है। फिर चारों के फॉर्मूलाज के माध्यम से हमने क्या किया है, इनको अच्छे से डिटेल में विद एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, बताओ सबके सब करोगे क्या? पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है। किस चीज़ का? जितनी भी 3 या 4 क्लासेस अभी हुई हैं, मैंने इन चारों कोर्स के जो आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, उनके हर एक को फॉर्मूला को आपको क्या करना है, एक चार्ट के अंदर शॉर्टली बिल्कुल लिखना है और पूरा एक चार्ट प्रिपेयर करना है सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलाज का, ठीक है। अब वो अपने तरीके से, जैसे आपने समझा है उस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट को बना लीजिए। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब आप रिवीजन करोगे ना, डायरेक्ट आप फॉर्मूलाज को लर्न करोगे, इतने में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ज़रूर से ये होमवर्क सभी को करना है और मुझे क्या करना है, बोलो। सभी को बताना है कि किस किस ने चार्ट बनाया है, ठीक है। मैं देखूंगी सभी को आपको बताना है, ओके। क्योंकि संडे को क्या होगा, गूगल मीट होगा, पता है ना सभी को। मैं उसकी जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। किस पे, बोलो। जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे। तो क्या करना है, तब मैं सभी से क्या करूँगी, पूछूंगी कि किस किस ने चार्ट बनाया है और फार्मूलाज भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो क्या करना है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज हो जाएगा और जो फार्मूलाज है वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ओके ना। और जो प्रैक्टिस है वो आप जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है उसमें जो छोटे वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप कर सकते हो। बाकी जब मैं पूरा एफएम के एमसीक्यूज लेके आऊँगी ना आपसे, तब उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन सभी के क्वेश्चंस को। सो डोंट वरी, आपके पास सब कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस आपको उनका क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है और प्रिपरेशन करना है, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पूंजी की लागत। अब हमारे 2 चैप्टर्स और बचे हैं एफएम में, वो हम करेंगे, फिर हम नई यूनिट को स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो कल की क्लास में हम लेके आएंगे नया चैप्टर। कल संडे है, कल गूगल मीट रहेगा और फिर आफ्टर डेट मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके ना। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करना, अच्छे बताना कैसा लगा है लेक्चर, पूरा चैप्टर समझ में किस तरीके से आया है, और ज़रूर चार्ट बनाना है फॉर्मूलाज का, ओके। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, शेयर कर देना है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ओके। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट और सोशल साइट हैं वो मेंशन कर दी हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो और जो नोट्स हैं उनको भी कलेक्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।